गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस के थर्ड लेक्चर को हम लोग शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर में 2 लेक्चर ऑलरेडी हम लोगों का हो चुका है और आज ये तीसरा लेक्चर जो हम लोग शुरू कर रहे हैं ये कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस है और आज स्पर्मेटोजेनेसिस का चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। और आप लोगों में से अभी तक जिन लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस का पहला और दूसरा लेक्चर जिन लोगों ने नहीं सुना है वो मेरे यूट्यूब पे जा करके जो अपलोडेड जो मेरा फाइल है उसको डाउनलोड करके उसको आप लोग पहला और दूसरा वीडियो सुन लीजिए ताकि इसमें कंटिन्यूटी हो जाए और आप लोग पीछे जो भी पढ़ाया गया है उसको आप लोग अच्छे से समझ सकें। ओके, तो हम लोग अब थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि पिछले हम लोगों ने स्लाइड्स में क्या पढ़ा था। पिछले हम लोगों ने 2 लेक्चर में देखा था कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। उसमें 3 फेजेस का हम लोगों ने देखा था कि ओवरऑल जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें देखना है कि कैसे एक स्टेम सेल एक कंप्लीट मैच्योर स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो ओवरऑल प्रोसेस था वो आपको किस तरह से स्टार्ट होता है और कैसे वो एंड हो जाता है, ये मेरा पिछले एक जो 2 लेक्चर है उसमें आप लोगों ने देखा और सुना होगा। फिर उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्स क्रोमोसोम के बारे में कि जो सेक्स क्रोमोसोम जो हमारे जो ह्यूमन सेल्स होते हैं उसमें आपको 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। आउट ऑफ 23 पेयर्स एक पेयर जो क्रोमोसोम होता है उसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। तो फीमेल्स के केस में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल के केस में एक एक्स होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो यही डिपेंड करता है, यही डिसाइड होता है कि किस तरह से एक फ्यूजन होगा मेल और फीमेल का। तो मेल और फीमेल का फ्यूजन होने के बाद किस तरह के जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अगर फीमेल का एक्स मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज करता है तो जो जाइगोट बनता है वो फीमेल बनेगा। और फीमेल का जो एक सेल है उसका एक्स क्रोमोसोम अगर मेल के वाई क्रोमोसोम के साथ अगर फ्यूज करता है तो जो मेल बनेगा वो एक्स वाई क्रोमोसोम मिला करके वो मेल जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। लो, कनेक्ट कीजिए, लिंक जो भेजे उसी से कनेक्ट कीजिए, सब लोग कनेक्टेड है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था कि स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है। स्पर्मियोजेनेसिस जो प्रोसेस है उसको भी हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में स्टडी किया था कि स्पर्मोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू होता है कैसे एंड होता है, वो सारा जो पिछले 2 लेक्चर में है उसमें भी दिया हुआ था कि एक हेड का फॉर्मेशन होता है, टेल का फॉर्मेशन होता है। हेड में आपको न्यूक्लियस होता है, फिर आपका जो मिडिल पोर्शन है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हेड का जो आगे का जो एक्रोसोम है उसमें आपको हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स पूरा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक्रोसोम जो है एक्रोसोम मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने स्पर्म बनने का एक रास्ता भी हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से एपिडिडमिस में आता है, एपिडिडमिस से कैसे वो वास्ट डिफरेंस में जाता है और इस तरह से कैसे वो इजेकुलेट होकर के बाहर निकलता है। ये सब सारा जो डिटेल्स में हम लोगों ने अपने पहले और दूसरे लेक्चर्स में हम लोगों ने सुना था। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस व्यू को आपको अच्छे से देखना है। इसमें ये देखना है कि कैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये जो है आपको बनना शुरू हो जाता है स्पर्म्स का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनने के बाद आप देखिएगा मेरे माउस के कर्सर को, एपिडिडमिस में जाता है। एपिडिडमिस में जाने के बाद वो वास्ट डिफरेंस में आता है। एपिडिडमिस के बाद वो वास्ट डिफरेंस में जा रहा है। वास्ट डिफरेंस, अब इसको ये बड़ा पिक्चर करके देखिए। ये जो है जो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस जो है आपको जब आता है उसके बाद जो एपिडिडमिस से जो वास्ट डिफरेंस बन करके ये जो निकला है जो नली है वो आप यूरेथ्रा में ज्वाइंट होता है। और यूरेथ्रा में ज्वाइंट होने से पहले 3 ग्लैंड्स के बारे में जानना आपको, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल और द बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
ये 10 जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फर्स्ट वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड वन इज सेमिनल वेसिकल एंड थर्ड वन इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इस डायग्राम को हम लोगों ने देखा कि इसमें कैसे 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद उसमें देखना है कुछ हार्मोन्स जो है, कुछ हार्मोन्स का भी रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, लाइक टेस्टोस्टेरोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एस्ट्रोजेंस एंड द ग्रोथ हार्मोन्स। तो जो टेस्टोस्टेरोन्स है वो आपको लीडिंग सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। वो आपको एसेंशियल रोल प्ले करता है, जो स्टेम सेल्स है, जर्मिनल सेल्स है, उसको डिवीजन में जो टेस्टोस्टेरोन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में क्या है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही वो सिक्रीट होता है आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और वो क्या करता है कि लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करे। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, लीडिंग सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है और जर्मिनल सेल्स और स्टेम सेल्स को डिवाइड करवाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। वो लीडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट कर सके। अब एफएसएच है, एफएसएच भी आपको स्पर्मियोजेनेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो सर्टोली सेल्स को बनने में या सिक्रीट होने में मदद करता है। सर्टोली सेल्स भी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ही सिक्रीट किया जाता है। उसके बाद जो एस्ट्रोजेंस है, एस्ट्रोजेंस भी आपको टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ही बनाया जाता है और वो भी आपको स्पर्मियोजेनेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फाइनली एक हार्मोन है, दैट इज योर ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है स्पर्मेटोगोनिया का जो अर्ली सेल डिवीजन है, मतलब स्पर्मेटोगोनिया जो डिवाइड करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब उसके बाद देखना है कि मैच्योर स्पर्म का जो फिजियोलॉजी क्या है। मैच्योर स्पर्म जो होता है वो अल्कलाइन कंडीशन में हाईली एक्टिव होता है। अगर उसको इन्वायरमेंट एसिडिक मिलेगा तो वो जो स्पर्म सेल्स है वो इनएक्टिव हो जाता है और उसका डेथ हो जाता है। जनरली जो स्पर्म सेल्स का जो लाइफ है वो इजैकुलेट होने के दौरान या इजैकुलेट होने के बाद जो फीमेल जेनाइटल डक्ट है या मेल जेनाइटल डक्ट में वो 1 से 2 दिन तक 24 से 48 घंटा तक वो एक्टिव रह सकता है। और उसमें बताया गया एक उसका एक है कि हम लोग उसको प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं। अगर उसको हम लोग -100 डिग्री सेल्सियस से काफी नीचे तक में अगर हम लोग उसको रखें तो हम लोग उसको सालों तक प्रिजर्व करके हम लोग उसको रख सकते हैं। अब हम लोग को देखना है यही सेमिनल वेसाइकल का रोल। हम लोग जब ये डायग्राम देख रहे थे तो ये वास्ट डिफरेंस में जब आता है तो सबसे पहले मिलता है सेमिनल वेसाइकल। जस्ट सी दिस सेमिनल वेसाइकल, ये सेमिनल वेसाइकल जो है क्या रोल प्ले करता है। सेमिनल वेसाइकल एक फ्लूइड सिक्रीट करता है जिसको बुलाया जाता है सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल वेसाइकल एक फ्लूइड सिक्रीट करता है दैट इज नोन एज सेमिनल फ्लूइड। उसका जो कंपोजिशन है फ्रुक्टोज, साइट्रिक एसिड, फाइब्रिनोजेन एंड द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि कंपोजिशन है सेमिनल वेसाइकल के फ्लूइड का। ये फ्रुक्टोज जो है, जो स्पर्म्स है उसको एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। जो साइट्रिक एसिड है उसको एक एसिडिक नेचर प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद जो फाइब्रिनोजेन है वो स्पर्म के साथ एक कमजोर एक बॉन्ड बनाता है। फाइब्रिनोजेन से बनता है फाइब्रिन। फाइब्रिन स्पर्म के साथ मिल करके एक बॉन्ड बनाता है और वो उसको पकड़ करके वेजाइना के सर्विक्स के एकदम अंदर तक वो ओवम तक पहुंचाने के लिए मदद करता है। एक तरह से जो फाइब्रिनोजेन है वो स्पर्म सेल के साथ एक गठबंधन, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जो कि काफी कमजोर बॉन्ड होता है। वो सिर्फ उसको स्पर्म सेल्स को पकड़ करके ओवम तक पहुंचाने में मदद करता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या है कि वो फीमेल का जो जेनाइटल डक्ट है उसमें स्पर्म्स को इजी मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, ताकि 5 से 10 मिनट आफ्टर इजेकुलेशन जो स्पर्म सेल्स है वो ओवम तक पहुंच जाए। तो सेमिनल वेसाइकल फ्लूइड्स का रोल आप लोगों ने समझ लिया। फ्रुक्टोज उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। साइट्रिक एसिड स्पर्म को एक एसिडिक नेचर प्रोवाइड करवाता है। फाइब्रिनोजेन स्पर्म सेल के साथ एक बाउंडेशन करके एक बाइंड का फॉर्म बाइंडिंग करके
उसको जो है ओवम तक सर्विक्स के थ्रू होते हुए पहुंचाने में मदद करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसके रास्ते को स्मूथ करता है ताकि जो स्पर्म है वो आसानी से मूव कर पाए। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड्स में क्या है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड है उसको बोला जाता है प्रोस्टैटिक फ्लूइड या मिल्की फ्लूइड। उसका कंपोजिशन है कैल्शियम, साइट्रेट, फॉस्फेट, क्लॉटिंग एंजाइम एंड द प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। इसमें क्या है, कैल्शियम जो क्या है कि आपको फ्लैजिलम, जो स्पर्म का जो फ्लैजिला है उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करवाता है। साइट्रेट जो है अब स्पर्म्स को एक अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करवाता है। फॉस्फेट जो है उसको फिर से एक न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करवाता है स्पर्म्स को। अब जो क्लॉटिंग एंजाइम क्या है, हेल्प्स फाइब्रिनोजेन टू होल्ड स्पर्म। एक क्लॉटिंग एंजाइम वो सिक्रीट होता है, ये जो फाइब्रिनोजेन जो सेमिनल वेव साइकिल का जो फाइब्रिनोजेन है उसको हेल्प करता है ताकि तुम स्पर्म सेल के साथ एक अच्छा बाउंडेशन का फॉर्मेशन करो। तो इस क्लॉटिंग एंजाइम का जो रोल है आपको सेमिनल वेव साइकिल के फ्लूइड में भी फाइब्रिनोजेन के साथ होता है। अब यहाँ पर देखना है उसका लास्ट जो है प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन जो है आपको कन्वर्ट होता है पहले फाइब्रिनोलाइसिन में। अब जो फाइब्रिनोलाइसिन है वो स्पर्म के साथ जो फाइब्रिन का जो गठबंधन हुआ था, बाइंड का बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ था, उसको ओवम से पहुंचने के बाद उसको वो तोड़ देता है। पहले जो था कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, फाइब्रिन स्पर्म के साथ उसको ओवम तक पहुंचाता है, और जब ओवम ओवम तक वो पहुंच जाता है स्पर्म, तो फाइब्रिनोलाइसिन जो है उसके बॉन्ड को तोड़ देता है और वहां से स्पर्म अकेले आगे जर्नी करता है। तो अब देखिए जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड है वो एक मिल्की फ्लूइड है, वो बना होता है कैल्शियम, साइट्रेट, फॉस्फेट एंड प्रोफाइब्रिनोलाइसिन। और जो वास्ट डिफरेंस का फ्लूइड है वो है स्पर्म, साइट्रिक एसिड, मेटाबोलिक इन प्रोडक्ट ऑफ द स्पर्म। इस तरह से जो एक सीमेन का फॉर्मेशन होता है वो एक कंपोजिशन देता है जिसमें कि 10% वास्ट डिफरेंस फ्लूइड रहेगा, 30% प्रोस्टैटिक फ्लूइड रहेगा एंड 60% सेमिनल फ्लूइड रहेगा। तो कहने का मतलब मेल जेनाइटल डक्ट जो इजेकुलेट करता है वो सिर्फ स्पर्म नहीं होता है, दैट इज अ सीमेन। और सीमेन का कंपोजिशन हम लोगों ने देख लिया कि सीमेन में क्या क्या चीज मौजूद रहता है। नाउ हम लोग अब देखेंगे डिटेल्स में कि सीमेन का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या क्या है, कि सीमेन कहने का मतलब क्या होता है। अब देखिए इजेकुलेशन होने के दौरान प्रोस्टेट ग्लैंड और वास्ट डिफरेंस दोनों जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है, और स्पर्म जो रिलीज होकर के निकल के आ रहा होता है एपिडिडमिस से उसमें अपना फ्लूइड मिला देता है, अपना फ्लूइड वो मिला देता है। तो जो सीमेन का जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो मिल्किस हो जाता है। उसमें फिर जो सीमेन है उसको विस्कोसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए बल्बो इरेथ्रल ग्लैंड है, वो उसमें म्यूकोसिटी प्रोवाइड करवाता है, उसमें हल्का चिपचिपापन आ जाता है। अब उसके बाद क्या देखना है, प्रोस्टैटिक फ्लूइड गिव्स अ semen a milky appearance, whereas seminal vesicle fluid and mucous glands give mucoid consistency। जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड है वो सीमेन को एक मिल्की अपीयरेंस देता है, जबकि सेमिनल वेसाइकल और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड उसको एक म्यूकस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए जब वो इजेकुलेट हो करके वो जो वेजाइनल ट्रैक्ट में जब जाता है तो वहां का जो पीएच होता है वो काफी एसिडिक होता है। वेजाइनल ट्रैक्ट का पीएच आपको 3.24 होता है। इस पीएच में स्पर्म अगर इजेकुलेट होता है तो स्पर्म सरवाइव नहीं करेगा, वो उसका डेथ हो जाएगा। इसीलिए स्पर्म का डेथ ना हो, इसीलिए स्पर्म में सीमेन का जो प्रोस्टैटिक फ्लूइड है उसमें जो साइट्रेट है उसके स्पर्म के और वेजाइनल ट्रैक्ट के एटमॉस्फेयर को अल्कलाइन कर देता है और बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। प्रोस्टैटिक फ्लूइड सीमेन में मिले होने के कारण जो सीमेन का जो पीएच होता है वो 7.5 लगभग न्यूट्रल हो जाता है। तो प्रोस्टैटिक फ्लूइड जो है आपको वेजाइनल ट्रैक्ट और सीमेन दोनों को अल्कलाइन नेचर प्रोवाइड करवाता है, और इस तरह से आपको जो सीमेन है अल्कलाइन रहता है और एक्टिव रहता है। नाउ एक जो मैंने आपको क्लॉटिंग एंजाइम्स के बारे में बताया था कि प्रोस्टैटिक फ्लूइड जो है क्लॉटिंग एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है।
वो है यहाँ पर उसको फाइब्रिन के साथ जो सीमेन का जो कोएगुलम बना था, वो उसको ओवम तक पहुँचने के लिए मदद करता है। और मैंने अभी बताया था जस्ट कि फाइब्रिनोलाइसिन ओवम तक जब उसको पहुँच जाता है, तो उसकी वो बॉन्ड को फॉर्मेशन को क्या कर देता है, तोड़ देता है। इस तरह से फाइनली एक जो स्पर्म है ओवम सेल तक पहुँचता है। अब देखिए कैपेसिटेशन एक टर्म होता है, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही एपिडिडमिस से जो स्पर्म मैच्योर होकर के बाहर निकलता है, उसको बोला जाता है कि वो मैच्योर है। मैच्योर तो होता है बट वो फर्टाइल नहीं होता है। वो ओवम के साथ रिएक्ट करके फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है। तो फर्टिलाइजेशन करने की प्रक्रिया मतलब स्पर्म अपने आप में जो मॉडिफिकेशन लाता है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाने के बाद, उसी प्रोसेस को बोला जाता है कैपेसिटेशन। और इस प्रोसेस को ओवरऑल करने में लग जाता है लगभग 10 घंटे का समय लग जाता है। स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इजैकुलेट होने के बाद अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है ताकि वो इनफर्टाइल से फर्टाइल हो जाए। उसके लिए उस 10 घंटा लगता है और उस प्रोसेस को बोला जाता है कैपेसिटेशन। अब देखिए कैपेसिटेशन का स्टेप्स क्या-क्या है? कैपेसिटेशन कैपेसिटेशन का जो स्टेप्स है उसमें लगभग 5 मेन स्टेप्स हैं। उसमें सबसे पहले ये जानना है कि यूटेराइन और फैलोपियन ट्यूब का भी अपना फ्लूइड होता है। वो जो है स्पर्म के साथ आ रहे जो इन्हिबिटरी सब्सटेंसेस है, जो स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करता है, उसको दूर कर देता है। यूटेराइन और फैलोपियन ट्यूब्स का फ्लूइड। दूसरा है स्पर्मेटो जो एपिडिडमिस से जो निकल करके आ रहा होता है वो कोलेस्टेरॉल से घिरा हुआ रहता है। कोलेस्टेरॉल से घिरा हुआ रहने के कारण जो उसका हेड होता है, एक्रोसोम जो हेड होता है, वो काफी स्ट्रांग होता है और वो अपने अंदर के हाइलुरोनिडोज एंजाइम को मेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर में सिक्रीट नहीं कर पाता है। पर जैसे ही वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इजैकुलेट होकर के आता है, स्पर्म सेल के चारों तरफ का जो कोलेस्ट्रॉल है वो खत्म हो जाता है और इस तरह से जो उसका एक्रोसोम का जो हेड रीजन है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल फ्री जब हो जाता है तो उसका जो मेम्ब्रेन है काफी कमजोर हो जाता है और परमिएबल हो जाता है। जैसे ही एक्रोसोम स्पर्म हेड का जो एक्रोसोम का जो हेड है उसका मेम्ब्रेन कमजोर हो जाता है, उसके अंदर प्रोस्टैटिक फ्लूइड का कैल्शियम अंदर चला जाता है। जैसे ही प्रोस्टैटिक फ्लूइड का कैल्शियम उसके अंदर में जाता है, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ जाती है और साथ-साथ ही उसका जो मेम्ब्रेन रप्चर होने के दौरान के कारण उसका जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, वो सिक्रीट होने लगता है काफ़ी तेज़ी से। जब उसी स्टेप को बोला जाता है एक्रोसोम रिएक्शन। इस स्टेप में आप देखेंगे कि ये जो है फीमेल का एक एग सेल है, ओवम है। इसमें उसका जो सबसे बाहर का वो जो सेल है उसको बोला जाता है ग्रैनुलोसा और अंदर में जो ओवम है उसको बोला जाता है ज़ोना पेलुसिडा लेयर। तो सबसे पहले जब स्पर्म रीच करता है, पहुँचता है, तो सबसे पहले वो टकराता है ग्रैनुलोसा से। ग्रैनुलोसा से छेद करने के बाद, उसे रिएक्ट करने के बाद, तब वो फाइनली पहुँचेगा आपको अंदर में जो ज़ोना पेलुसिडा है, लेयर है, उसके पास। तो जो स्पर्म सेल का जो हेड रीजन होता है, जो उसके पास होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ये हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो है, वही मेनली इस ग्रैनुलोसस सेल को जो है रप्चर करता है और ग्रैनुलोसस सेल को रप्चर करने के बाद वो फाइनली आपको पहुंच जाता है अंदर में आपको ज़ोना पेलुसिडा। इस डायग्राम को आप देखिए, ये जो अगल-बगल का हम लोग सेल देख रहे हैं, वो है हमारा ग्रैनुलोसा सेल। तो ग्रैनुलोसा सेल जो स्पर्म का हेड है, उसको रिएक्ट करते हुए अंदर जाता है और स्पर्म का जो न्यूक्लियस अंदर चला जाता है और जो उसका जो एक्रोसोम है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, वो अंदर में एंटर कर जाता है ओवम सेल के या एग सेल के अंदर में। और जैसे ही वो अंदर जाता है, एग सेल के न्यूक्लियस के साथ, एग सेल के साथ वो फ्यूजन करता है। एग सेल्स के साथ जब वो फ्यूजन करता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो कैपेसिटेशन जो हम लोगों ने देखा, कैपेसिटेशन हम लोगों को देखना है कि कैसे एक स्पर्म सेल का जो हेड है, अपने आप को ओवम के लेयर के साथ फ्यूज़ करने के लिए तैयार करता है। कैसे उसका हियालुरोनिडेज एंजाइम है, वो बाहर निकलता है। कैसे कैल्शियम उसके अंदर में एंटर करता है और एक्रोसोम के हेड के मेम्ब्रेन को रप्चर करता है, ताकि हियालुरोनिडेज एंजाइम बाहर निकले और इस तरह से जब हाइलुरोनिडेज एंजाइम बाहर निकलता है तो वो ज़ोना पेलुसिडा का जो लेयर है, ये जो आप ब्लू कलर का देख रहे हैं उसको ब्रेक करता है
और ब्रेक करके उसके अंदर में वो प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह से ये सेल को हम लोगों ने देखा। और आप लोगों को अब किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग इसको पूछिए। आवाज सुन रहे हैं आप लोग? आवाज सुन रहे हैं आप लोग? जी हाँ। अब इसमें किसी को सवाल है? आप लोग स्लाइड देखे हैं, सुने हैं, तो इसमें से पूछिए कि किसी को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कौन सा स्लाइड समझने में दिक्कत हो रहा है। पीछे का 2 स्लाइड तो आप लोगों ने यहाँ से मेनली जो है आज का स्टार्ट हुआ है। सेमिनल वेसाइकल का ये कंपोजिशंस है। उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स का कंपोजिशन है। तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड है और सेमिनल वेसाइकल का फ्लूइड है, यही दोनों और वास डिफरेंस का फ्लूइड, ये तीनों मिलकर के कंपोजिशन का सीमेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। कैपेसिटेशन और एक्रोसोम रिएक्शन आप लोग समझे, इसको आप लोग पढ़िएगा डिटेल्स में तो और अच्छा से समझ में आएगा। मैंने काफी क्लियरली छोटे छोटे शब्दों में इसको लिखा है ताकि आप इसको पढ़ें तो इसको आप लोग को इजी समझ में आ जाएगा। कोई क्वेश्चन? नो सर। आप लोग जो भी हम भेजते हैं यूट्यूब में उसको डाउनलोड करके उसको बार बार सुनिए, बार बार सुनिएगा तो आप लोगों को वो बार बार ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि समय काफी कम रहता है, इसीलिए उसमें पूरा डिटेल्स में और ज्यादा समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो पाता है। ठीक है, तो अगर किसी को फिर कोई दिक्कत हो तो वो हमसे फोन करके पूछ सकता है कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, मगर उसको उससे पहले आपको पहले उसको 3-4 बार सुनना होगा और पढ़ना होगा जो जो इसमें लिखा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत तो मीटिंग ऑफ किया जाए। हेलो, जी आवाज सुन रहे हैं आप लोग? तो मैं मीटिंग यहाँ पर ये ऑफ कर रहा हूँ। किसी को कोई सवाल तो नहीं पूछना है? ठीक है, तो आज का मीटिंग में एंड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जब भी होगा आपको लिंक भेजा जाएगा। ओके ओके सर। ओके सर।